नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं जयपुर राजस्थान से अनुपमा तिवारी। अनुपमा तिवारी शिक्षा के मुद्दों पर काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो पर्यावरण, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर काम करती हैं। वे लेखिका भी हैं, कवियत्री हैं। उनके लेख प्रकाशित होते हैं, उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे उनके जीवन से जुड़े हुई इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में। नमस्ते अनुपमा जी। नमस्कार माशुरी जी, स्वागत है आपका हमारी चोखी बात में। अनुपमा जी, हम जानना चाहेंगे आपका सामाजिक जीवन में आप कैसे जुड़ी और क्या क्या आपने अभी तक किया है, जिसमें हम जानना चाहेंगे शिक्षा से जुड़े हुए आपके कामों के बारे में, और उसके बाद फिर पर्यावरण के लिए जो आप वृक्षारोपण अभियान चलाती हैं उसके बारे में भी बताइएगा। तो बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, मुझे चोखी बात पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं शुरू से यदि बात करूं तो लगभग 32 वर्ष पहले जयपुर की एक संस्था है बोध शिक्षा समिति, उसका एक ऐड आया था पेपर में कि कुछ शिक्षिकाओं की जरूरत है, शिक्षक शिक्षिकाओं की, जो कि कच्ची बस्ती में जाकर बच्चों के साथ में काम कर सकें। और वो एक वैकल्पिक विद्यालय थे, फॉर्मल क्लास जैसा नहीं था। तो पहली बार तो मैंने ऐसे ही भर दिया था कि मैं नौकरी करने आ रही थी कि एक नौकरी मिल गई। लेकिन जब वहां पर देखा तो वहां पर तो धर्म पर भी बात होती है, धर्म क्या है, रोटी कैसे फूलती है, चंद्रमा की कलाएं कैसे बढ़ती हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है, तमाम चीजों पर बात होती है, सामाजिक मुद्दों पर बात होती है, परंपराओं पर बात होती, पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण होते, अलग अलग विषयों को समझने की बात होती। तो मुझे लगता कि अरे इतनी सुंदर बात तो मैंने कभी भी नहीं सुनी, और मैं कभी अपनी मम्मी को लेकर आऊं तो उनको बताऊं यहाँ पे कितनी अच्छी बात होती है। तो मेरे घर वाले तो एक नौकरी को नौकरी की तरह ही समझते थे। और वहीं पर मैं बहुत सारी ऐसी जो चीजें समाज से लेकर आई थी कि जैसे मुझे लगता था, और जो मुझे मेरे परिवार से मिला था, कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग सबसे ऊंचे हैं। और जो कच्ची बस्ती के लोग हैं वो तो चोर होते हैं। तो यदि मैं बच्चों के साथ काम करूंगी और बच्चे रंग चुरा लेंगे तो बच्चे तो पेंसिल चुरा लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मैंने वहां पर ट्रेनिंग के दौरान में सीखी और जानी, बल्कि सीखने जानने से ज्यादा उन्होंने मेरे दिमाग को थोड़ा झकझोरा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जीते हैं, हम कैसे इस दुनिया को देखते हैं। तो मैं 2-3 उदाहरण बताती हूँ कि एक बार एक हरिजन बस्ती में हम लोग गए, और वो 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी। तो दूसरे महीने में हम लोग हाफे कच्ची बस्ती में जाते थे, अलग अलग में जी। और आधे दिन बाद आके हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे। तो एक दिन मैं हरिजन बस्ती में गई और वहां से आकर फिर जब हम जी, तो जब हम लोग जी बिल्कुल, आपने मुझे करेक्ट किया। तो वो मैंने कुछ हरिजन इसलिए बोला कि कई लोग जैसे माफ कीजिए, जैसे चमार जाति के समाज में जाना फिर भी पसंद करेंगे, लेकिन हरिजन समाज में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं, उनको सबसे ज्यादा अछूत से अछूत मानते हैं। तो हम उस बस्ती में गए, तो मैंने आकर कहा अपने एक्सपीरियंस में कि आज तो मैंने एक राजपूत घर में पानी पिया। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता वो राजपूत हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, उनके घर के बाहर लिखा था, नाम के आगे राजपूत लिखा था। तो उन्होंने कहा कि आप किस जात के हो? मैंने कहा हम तो ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो नीचे होते हैं। मैंने कहा नहीं, ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं। तो इस बात ने कहीं पहुंचाया नहीं निष्कर्ष पर, लेकिन एकदम से इसने झकझोरा मुझे कि हम किसको ऊंचा कह रहे हैं, और यदि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूँ तो उसमें मेरा क्या योगदान है। वो भी तो सडन हो सकता था कि मैं किसी और घर में पैदा होती या किसी गांव में पैदा होती जहां माता पिता मुझे पढ़ा नहीं पाते, या दलित परिवार में पैदा होती, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है ना। और हम अपनी कॉलर ऊंची कर रहे हैं कि हम तो सबसे ऊंचे हैं। ऐसे ही एक बार हमने एक बहादुर बस्ती है, उसमें जाकर मैं आई तो मैंने कहा कि वहां की बस्ती की औरतों को तो शर्म नहीं होती है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे लगा? तो मैंने कहा वो तो हैंडपंप पे सलवार को काफी घुटने तक ऊंचा करके पानी भर रही थी औरतें। तो वो तो बहुत ही बुरा लगा मुझे। तो
जी तो उन्होंने कहा कि आपके घर में पानी कैसे आता है? मैंने कहा हमारे तो नल है। जी तो उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ पर अगर नल नहीं होता तो आप पानी कैसे भरती? जी तब मुझे ये लगा कि हाँ, वास्तव में अगर मुझे भी पानी भरना होता और मुझे लगता कि सलवार नीचे से गीली हो जाएगी तो शायद मैं उसको ऊपर टांग लेती थोड़ा जी सा। जी और लेकिन हम बिना सोचे समझे जो हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता हम उसको टैग कर देते हैं जी कि ये चीज तो ठीक नहीं है, ये चीज इनको शर्म आनी चाहिए, ये लोग नीचे हैं, इनको तमीज नहीं है। जी तो क्या हम ये देख सकते हैं कि उनकी स्थितियां क्या हैं? जी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमको उस समय में समझ में आई। और जी 3 महीने की जब हमारी ट्रेनिंग हो गई तो जी मैंने कहा कि योगेंद्र जी, आपने हमारी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी की, पर जी ये तो बताया नहीं पढ़ाना कैसे है। जी तो मुझे लगा कि अगर वो कोई एक तरीका बता देते जी तो शायद मैं उसी तरीके को पकड़ के आगे तक चलती और वो एक बाइबल की तरह हो जाता कि यही अंतिम सत्य है। जी जबकि हमारी जो ट्रेनिंग थी उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जिसमें खूब सारी चीजों पर काम होता और फिर उस पर बात होती। जी तो चर्चाएं जो होती वो हम उसने हमारे दिमाग को खोलने में बहुत मदद की। तो जी ये, तब तो मैं बच्चों के साथ काम करती थी, लेकिन अभी 5 वर्ष पहले जी मैं टोंक में मेरी पोस्टिंग है, मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करती हूँ जी और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जी तो उसमें उन्होंने मैं जिस घर में रहती थी उस घर में एक कमला जी थी, हाउस ओनर। जी वो उनके हस्बैंड की 5 साल पहले डेथ हो गई जी और बीएसएनएल में थे वो। और उनको अनुकंपा पर नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। जी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी जी थे मैंने पढ़ा दोगे आगे? हम्म तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं पढ़ा दूंगी भाभी। हम्म तो मैं ऑफिस से आती, नहाती और जल्दी से उनको लेके बैठ जाती 1 घंटा। जी और हमने तमाम चीजों पर काम करा जी कि जैसे शुरुआत में मैं उनको बहुत सुनती। जी तो वो ऑफिस तो जाना शुरू कर दी क्योंकि नौकरी मिल गई। तो जी अब वहां पर अधिकारी लोग कहते इस फाइल को पीए साहब को दिया। तो वो मुझसे बोली कि आंटी जी उन्हें यूं है हम्म ये फाइल ने पीयू साहब ने दिया। तो मैं आया याद रखी, मैं पानी पीऊं, हम्म पीऊं मुंह से पानी पीऊं। हम्म तो पीऊं से उन्होंने पीए याद रखा, पीए साहब को देनी फाइल। हम्म तो ऐसे उन्होंने तमाम चीजें मुझे ऐसी बताई। और फिर हम वो रुपए के जो फोटो कॉपी है मैं वो लेके गई, वर्ण कार्ड लेके गई, कार्ड लेके। और उनके पहले दिन हमने वो की कॉपी लेकर आई। अब अभी ये तो खराब हो जाएगी, तो मैं स्लिप कर दे दूँ। एक पतला सा स्लिप अपने पास है, उस पे सप्ताह के नाम और मेरे नाम हमने लिखे। और दूसरे दिन वो आई वो कॉपी लेकर, तो वो पन्ना फटा हुआ। तो मैंने कहा कि वो पन्ना कहाँ गया जो अपन ने पढ़ा था? तो बोले वो तो बिट्टू फाड़ दियो, उनके बेटे ने फाड़ दिया। तो फिर मैंने कहा क्यों फाड़ दिया? तो बोले वो यूं बोलो कि तू पढ़ा फिर हमारा कहीं बाचबा लग जाएगी। अच्छा अगर तू पढ़ लिख गई तो हमारा कुछ बचने ही लग जाएगी, पढ़ने लग जाएगी, इसलिए तू अनपढ़ ही रहे एक तरह से। तो मैंने कहा भाभी आप अनपढ़ लेना, लेकिन हाँ मैं पढ़ूंगी आपको। और 3 महीने में हमने 2 तरह के काम किए। तो फिर मैं कहती कि अच्छा डेट कैलेंडर में मार्च का महीना निकालो, उसमें 26 तारीख निकालो, 26 तारीख को क्या वार है ऐसे बताओ। तो बहुत सारी चीजें उनके साथ में काम हुआ और अब वो अखबार पढ़ती हैं। अच्छा और 3 महीने उनके साथ जो मैंने काम किया, जी उसके बाद में बीएसएनएल ने एक सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की जी जिसमें उनको वो फर्स्ट टाइम अच्छा और उनको पहली बार प्रमाण पत्र मिला, एक जी मोमेंटो मिला। जी और उनके जाति समाज के लोग राजस्थान में एक जगह है खाटू श्याम जी, धार्मिक जी स्थान है। जी तो वहां पर वो गई तो उन्होंने पहली बार 5-5 रुपए के 2 पेन अपने लिए खरीदे। अच्छा तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं वहां जो काम कर रही थी बच्चों के साथ में, जी और अगर मुझे कोई एक चाबी दे देता तो मैं उसी से बस हमेशा हर ताले को खोलती। जी तो लेकिन हमारे साथ जो काम हुआ, जो चर्चाएं हुई, जो बात मुझे समझ में आई, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ों को भी पढ़ा सकती हूँ, जबकि बड़ों को पढ़ाना तो मैंने कभी सीखा नहीं है। जी लेकिन वो टेक्निक्स, वो तरीके, वो खुलापन अगर आपके अंदर हो तो कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है। और अब तो मुझे लगता है कि मैं गारंटी से पढ़ना लिखना सिखा सकती हूँ किसी को भी 3-4 महीने में। जी तो ये और जी बाकी तो मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के साथ ट्रेनिंग का काम करती हूँ। तो मैं हिंदी विषय की और
बाकी मैं पर्यावरण की यदि बात करूं तो मेरा घर, मैं बांदीकुई एक कस्बा है, दौसा जिला है राजस्थान में, उसमें अभी दौसा जिले में आता है, पहले जयपुर जिले में बांदीकुई आता था। तो मेरे पापा रेलवे में मेल गार्ड थे और रेलवे का बंगला था, बहुत बड़ा था, और उसमें करीब 2-3 बीघा जमीन थी और बहुत तरह के पेड़ थे, फूल थे। और हमारे घर एक मांगिया बाबा काम करने आते थे, क्यारियां बनाते, सब्जियां लगाते, बैंगन बड़े बड़े आते, टमाटर आते। मैं स्कूल से आती, टमाटर के पेड़ ऊपर करती और टमाटर खाती खूब। तो फिर भी लेकिन मेरे पापा खुद पेड़ों के थावले बनाते, और मेरे घर में चमेली, मोगरा, मधुमालती, गुलाब, चांदनी, कचनार, ये सब लगे थे। बड़े पेड़ों में थे सुरेल था बहुत बड़ा, नीम थे बहुत। तो घर में 4 झूले थे हमारे, और 3 झूले तो हमारे पेड़ पे डलते थे। अच्छा। तो अलग अलग तरह के झूले थे। तो जैसे एक कुछ तो मौसम के झूले हम डालते थे, जैसे सावन के दिनों में तो तार का झूला डलता था। एक जुग्गू भैया को बुलाया जाता और वो तार का झूला डालता, और फिर आसपास के कॉलोनी के लोग भी हमारे यहाँ झूलने आते, और खूब हम उनको झटका देते तार पे लंगर बांध के। तो फिर गर्मियों की छुट्टियों में सुरेल का जो पेड़ था उस पे हम डबल झूला डालते, और फिर खाद डालकर हम लोग झूलते। तो ऐसा प्रकृति के बीच में मेरा एकदम बचपन गुजरा। और मैं बड़ी बड़ी बाल्टियों में, लोहे की बाल्टी में पानी भर के सारे पेड़ों में पानी डालती, खुशी खुशी भर भर के। तो पूरे प्रकृति के बीच में रही हूँ। लेकिन जब लगभग 32-33 वर्ष पहले जयपुर में मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर घर बना। और यहाँ पर जमीन जब बहुत कम थी तो गमलों में मेरी माँ पौधे लगाती थी। लेकिन जब लगभग 12 वर्ष पहले हमने अपना घर बनवाया यहीं पर जयपुर में, तो फिर थोड़ी जगह जो जेडी के कॉलोनी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग छोड़ी, और उसमें फिर अनार का पेड़ लगाया, चीकू का, अमरूद का, नींबू का, और ऊपर बहुत सारे गमले रखे, गमले के स्टैंड रखे। मैंने रूफटॉप गार्डन बनाया। तो मैं रूफटॉप गार्डन के लिए सबसे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो लोग ऐसे सोचते थे, अरे ये कैसी है, गोबर बीनती रहती है, ईंटें बीनती रहती है बाल्टी में, ये पता नहीं कैसे औरत है। फिर उनको समझ में आया कि अरे ये तो नौकरी करती है। फिर उनको लगा अरे ये तो स्कूटर चलाती है। फिर सोचते अरे ये तो अखबारों में नाम होता है, तो कुछ अलग तरह की है। अलग तरह की पागल है। तो फिर मैं मेरे घर के पास में की दुकान, जो बाई होती है उसकी पट्टियां हाथ में ले लेके ऊपर गई, और एकदम बहुत तेज गर्मी में, जून में भी मैं मिट्टी 10-10 बाल्टी ऊपर लेके जाती, ईंटें लेकर जाती, और गन्ना पीने वाले, गन्ने का जो रस निकालते हैं उनसे कट्टे में भर के छिलके लेकर आती। पहले तो मैं पूछती, भैया आप ये गन्ने के छिलके, तो वो उससे शायद पुलिस में तो नहीं है, तो कहते मैडम दूध डालते हैं। तो मैं एक गिलास जूस पीती और मैं कहती कि भैया ये मुझे दे दिया करो आप, मैं ले जाऊंगी आपसे। तो मैं कट्टे में ठूस के गन्ने के छिलके स्कूटर पर आगे रख के लाती। ऐसे ही भुट्टे के छिलके लाती, और बाटी बनाने वाले जो ढाबे होते हैं उससे मैं राख लाती, और नारियल के छिलके लाती बारिश के दिनों में। मैंने हाथ बनाई, और फिर छत पे रूफ टॉप गार्डन बनाया। और फिर बाद में मैं यहाँ नहीं रही, तो मेरी पोस्टिंग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में टोंक होगी। उससे पहले भी मैं एक बिल्कुल पास का गांव है मेरे घर के पास में, है कुंदनपुरा। तो मुझे लगा कि उस गांव में जाके कुछ काम करती हूँ। तो गर्मी की छुट्टी में स्कूल तो बंद थे, तो लेकिन स्कूल का जो बरामदा था, मैंने कुछ बच्चों को वहाँ इकट्ठा कर लिया, और अपने घर से कुछ किताबें ले गई कहानी की, कविताओं की, और बच्चों को सुनाती। और गेमी के लिए कुछ रंगीन कागज ले जाती, हम तरह तरह की चीजें बनाते, बच्चों को अच्छा लगता। और फिर हमने गर्मी के दिनों में वहीं पर परिंदे, मिट्टी के मैं परिंदे लेकर गई और उसमें पानी भरकर पेड़ों पे लटकाया, तो बच्चों को बड़ा मजा आया। तो एक रिश्ता सा बन गया बच्चों से। और फिर मैं स्कूटर पर जुलाई के महीने में स्कूटर पर आगे कट्टे में रख के पौधे लेकर गई और उनके गांव में लगाए पौधे। तो वहां से शुरुआत हुई। और फिर लगभग 12 वर्ष पहले जब ये किया, तो उसके बाद में फिर मेरे घर की एक कॉलोनी में एक पार्क है, भगत सिंह पार्क, उसमें कुछ पौधे लगाए। तो 6 महीने तक मैंने खूब पानी दिया, गड्ढे बनाए, खाद डाली, और लेकिन वो उसका गेट थोड़ा सा टेढ़ा करके बकरी वाले बकरी घुसा देते। अच्छा।
और मेरे मेरे मेरा बच्चा आकर कभी कहता कि तुम्हारे पेड़ तो बकरी खा रही है, लड़ाई करने जाती। लेकिन कोई मिलता नहीं है, मेरे पेड़ फिर रहे नहीं, एक भी पेड़ नहीं रहा। अच्छा। लेकिन जब मैं टोंक गई तो स्कूलों में जाना होता था, जी तो मुझे लगा कि स्कूलों में, स्कूल एक अच्छी जगह हो जी सकती है। फिर मैं फिर शुरू किया और बातचीत करने शुरू की। जिन स्कूलों में बाउंड्री है, गेट है, जी एक दो टीचर थोड़ा पॉजिटिव हैं, थोड़े पानी की व्यवस्था वहाँ पे पौधे लगा सकती हैं। जी तो शुरुआत में तो मैं 30 पौधे, 50 पौधे ऐसे पौधे लेकर जाती जी और फिर वहां लगाती। जी और पहले अपने हाथ से लगाती, गड्ढे खोदती, लगाती, और फिर कुछ टीचर्स लोग भी मेरे साथ में लगते हैं। जी और शुरुआत ऐसे हुई, तो फिर पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने पौधे लगाऊंगी। जी तो पर ये है ना कि जैसे चोर पहले थोड़ी छोटी सी चोरी करता है तो जी वो पकड़ में नहीं आता है, तो उसको फिर हिम्मत हो जाती है कि वो नहीं कर सकता। जी ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि जी मैंने सोचा अगले साल 50 लगाऊंगी, तो 50 लग गए। जी फिर मैंने 100 सोचा था, 100 से थोड़े ज्यादा लगे, क्योंकि 100 सोचा लेकिन कोई और डिमांड आती तो मैं और लगा देती, तो और ज्यादा लग गए। जी फिर मैंने 500 सोचा, अगले साल 500 लगाऊंगी, जी तो 615 लग गए। जी फिर मैंने 1000 सोचा तो जी 1000 लग गए। फिर मैंने 2000 सोचा तो 2000 लग गए। तो पिछले साल लेकिन मैंने 13,000 सोचा था, जी और लेकिन 6064 पौधे पिछले साल लगाए। जी और ये पौधे अगर मैं कहूँ तो पुलिस चौकी है, स्टेडियम है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, लोगों के घरों में है, सड़क के किनारे है, जी तालाब की पाल पे है, हॉस्पिटल में है। जी और अभी तक कुल मैंने 15,230 पौधे लगाए, जी जिसमें से अभी 3600 से ज्यादा पौधे अभी जिंदा हैं। और जी कई तो इतने बड़े हो गए हैं कि लोग मुझे फोटो भेजते हैं जी कि बिल्कुल भरे हुए गुलमोहर के फूल हैं उसमें, गुलमोहर में। और आंवले आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, जामुन आ रहे हैं, जी और बोगनवेलिया महक रही है, जी और तमाम तरह के बड़े पेड़ हो गए, एकदम वृक्ष। और एक सर को तो मैंने कहा, सर वो गुलमोहर का पेड़ कितना बड़ा हो गया? तो मैडम उसका तना तो हाथी के पैर जैसा हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत तो अच्छा। मैं पाल कर उसको, मुझे खुश कर दिया एकदम। जी जी तो बहुत अच्छा पेड़ का प्रयास है ऐसे ही ये तो। रहा कि जी मैं, तो अब देखिए कि शुरुआत में तो मैं खुद ही करती थी, और लेकिन इतना मुश्किल है, आप देखिए सार्वजनिक जगह पर पेड़ लगाना, कि मैं स्टेडियम के बाहर जब मैंने नीम का पेड़ लगाया, जी तो कुछ लोग वहां पर घूमने आते थे, जी और वो दातुन तोड़ने के लिए नीम तोड़ कर ले जाते, टहनियाँ। अच्छा और मैं जब ऑफिस जाती और सामने स्टेडियम था, मैं देखने जाती पेड़ को, तो टहनियाँ टूटी हुई, बहुत छोटा कर दिया गया। फिर वो मेरे से बहुत गुस्सा था, फिर और कांटे बांधती, फिर किसी से कहती भैया थोड़ा पकड़ना, भैया थोड़ा ये बंधवा देना, तो हम्म। वो कांटे वांटे बांधती। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अब क्या करूं, ये कैसे समझाऊं। तो एक अपने टॉवल पे, पुराने टॉवल पे बड़े बड़े स्केच पेन से लिखा मैंने कि कृपया इसको, पेड़ों को नहीं नोचें, पेड़ों को बड़ा होने दें। जी एक प्रिंट आउट निकाला कि भी पेड़ तोड़ने से पहले ये सोचें कि आपने कितने पेड़ लगाया जी है। पेड़ आपको, आप पेड़ों को बढ़ने दीजिए, ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ देंगे। जी तो इस तरह की कुछ अपील लिखकर मैंने जगह जगह लगाई। जी और फिर भी वो लोग तोड़ते रहे नहीं। जी तो इसके पहले एक गुलमोहर मैंने लगाया था, वो बहुत बड़ा हो गया था। जी तो मैंने नीम की एक टहनी छुपाकर गुलमोहर में ऊपर निकाल दी। अच्छा तो वो ऊपर निकल गई। तो अब क्या हुआ कि नीम वो टेढ़ा है आज अच्छा भी। अच्छा स्टेडियम के बाहर, अंबेडकर स्टेडियम है मेरे अच्छा ऑफिस के, टोंक का जो ऑफिस उसके बाहर। अच्छा और जो उसके सामने जो गुलमोहर था, जी उसके नीचे औरतें खड़ी होती चलते हुए धूप में। जी एक कोल्ड ड्रिंक वाला ठेला लगाने लगा, जी और वो गिलास धो धो कर जब डालने लगा उसमें, तो वो पेड़ पूरा जल गया। जी तो मैं बता नहीं सकती मैंने कितना मुझे दुख हुआ उसका। और जब कोई पेड़ काट लेता है, मुझे लगता है मेरे हाथ पैर काट लिए आपने। जी जी और मेरी कॉलोनी में मैंने लगाए थे 17 पेड़ एक बार। जी बड़े बड़े पेड़ लेकर आई, खरीद कर ऑटो में रख कर लाई, उसी दिन ऐसे कर करके थक के बहुत, और उसी दिन लगाए पेड़। जी नीम की खाद डाली, फिर जी पानी दो दो बाल्टी हर पेड़ में डालती, लेके जाती घर से बाल्टी में पानी। जी और उस 17 पेड़ में से सिर्फ 4 पेड़ अभी वृक्ष बने, बिल्कुल बड़े हो गए हैं। जी और एक बार मैंने देखा कि वो जो पेड़ थे उनमें से एक पेड़ को सामने दुकान वाला जो लड़का है उसने पूरा उखाड़ लिया, 9-10 फुट का पेड़। जी
और इतनी मेहनत से मैंने पेड़ों को पाल रही हूँ, और मैंने ईंटों के घेरे लगाए, कांटे बांधे, पानी डालती, जानवरों से बचाती, जी हर दिन देखने जाती। उसने उखाड़ लिया मेरे सामने, मैंने ऊपर से देखा मेरे जी घर में, उसने उखाड़ा और अपनी दुकान में अंदर डाल दिया। मैं इतनी तेज भागी, जी मुझे लगा कि मुझे सीढ़ियों से उतरने में टाइम लगेगा, मैं कूद जाऊं। जी मैं एकदम गई और मैंने उससे लड़ाई की कि आपने ऐसे कैसे तोड़ लिया ये। जी तो वो तो बहुत बदतमीजी पर उतर आया, जी तो उसके पापा भी उसकी तरफ बोलने लगे। जी तो फिर मैं घर आकर मैंने अपने को बहुत दुखी महसूस किया, और मैं रोई घर पर। और मेरे जी बेटे ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने जी कहा, मेरा रोते हुए मैंने कहा कि मेरा पेड़ उखाड़ लिया। जी तो उसने कहा कि तो तुम वहां लगाती क्यों? फिर बोला कि पर मुझे पता है तुम फिर लगाओगी। जी तो ये है कि इतनी सारी जगह पर मेरे पेड़ जब नष्ट हो जाते हैं, डिवाइडर पे कई बार नहीं बचते हैं, जी तो बहुत दुख होता है, क्योंकि सार्वजनिक जगह बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अपने जगह तो खरीद, अपनी जगह घर में या कहीं पर ऑफिस में लोग खरीद कर लगाते हैं, लेकिन जी सार्वजनिक जगह कौन लगाएगा? जी आप देखिए, सार्वजनिक जगह पर जब पेड़ होते हैं तो जी जानवर उसकी छाया में बैठ जाते हैं, जी है ना, लोग व्हीकल खड़ा कर देते हैं। जी लेकिन जी लेकिन अपने घर में तो आप कर लोगे, लेकिन बाहर क्या करेंगे? किसी जानवर को तो आप अपने घर में नहीं घुसाएंगे, घर में पेड़ लगाया तो सार्वजनिक जगह बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। मैं ऐसे जी भी देखती हूँ कि यदि, और वो जो पेड़ हैं वो हर तरह के पेड़ लगाती हूँ। हम्म, जैसे घरों में यदि लगाने तो अमूमन मैं फलों के पेड़ देती हूँ, क्योंकि एक आदमी को थोड़ा सा लालच होता है कि फल आएंगे। जी तो जामुन है, अमरूद है, आंवला है, नीम है, हम्म, सॉरी अमरूद है, अनार है, जी और बेल पत्र है, वो है। जी जी और स्कूलों में यदि मैं देखती हूँ तो वहां मैं नीम लगाती हूँ, गुलमोहर लगाती हूँ, अमलतास लगाती हूँ, जिसमें फूल आए जी और छाया भी। सहजना है, सहजना में 300 तरह के औषधीय गुण होते हैं। नीम जी से 165 प्रकार की दवाइयां बनती हैं। जी तो इन सब के उपयोग बहुत ज्यादा हैं। तो अभी हम जो ये देख रहे हैं कि इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ये पेड़ लगाने का जो जुनून मेरे अंदर आया, वो कहीं ना कहीं इससे है कि वो जरूरत है। जी यदि कोई ये देखें कि वृक्ष लगाने का एक पुण्य है, मुझे नहीं पता कि पुण्य है या नहीं है, जी या अगर हम पुण्य किसी अच्छे काम को मानते हैं तो शायद ये एक पुण्य भी हो सकता है, जी लेकिन इसकी जरूरत है। जी और अभी जब मैं ये देख रही हूँ, तो पिछले कुछ सालों से मैंने ये भी किया था कि मैं कुछ तुलसी के पौधे हैं, तुलसी के बीज भी रखती हूँ अपने पास में, जी सेम के रखती हूँ, तमाम तरह के बीज भी रखती हूँ, कि कहीं पर अगर मैं बीज दे पाई तो बीज दे दूंगी, कहीं पे पौधे दे पाई तो पौधे दे दूंगी। जी तो बीज भी रखती हूँ अपने पास में। और अभी तो मुझे लग रहा था कि इस वर्ष तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं तुलसी के गिलोय की बेल, तुलसी और एलोवेरा, जी और ये, हाँ, गिलोय, तुलसी और एलोवेरा, यही अधिकतर दूं सबको, क्योंकि इनके औषधीय गुण बहुत हैं और हर घर में ये होना चाहिए। जी तुलसी जी एक धार्मिक पौधा है, क्यों माना जा रहा है? तुलसी जी को एक ऐसे माना जाना चाहिए कि उसके आयुर्वेदिक गुण बहुत हैं, जी है ना। और हमने तो पेड़ों को भी बना दिया कि ये, मुझे किसी ने कहा कि इमली तो मुस्लिम लोगों का है पेड़, मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि नारियल हमारा है भाई, क्या करें। उन्होंने इमली ले लिया, फिर हमने पीपल ले लिया, हमने बरगद ले लिया, हमने तुलसी ले लिया, हमारे पास तो बहुत सारे पेड़ हैं, उनके पास खाली एक इमली है हाँ, अब पता नहीं भगवान और हिंदू एक, है या मुसलमान। जी बिल्कुल तो पेड़ भी हिंदू मुसलमान है। जी तो आप देखिए, जानवर भी तो हिंदू मुसलमान है हाँ ना। तो हम तो कोई कसर नहीं छोड़ते हिंदू मुसलमान बनाने में। जी। तो आपने और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भी अपनी एक समझ विकसित करी है, वो प्रोसेस बताइए, क्या आपका प्रोसेस रहा वो अपनी समझ बनाने का? तो मतलब मैं, मेरी मम्मी के घर में जब अनमेरिड थी तो हम लोग वो सब व्रत करते थे, कि संडे का व्रत, उससे पहले संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को चलता था, जिसमें खटाई नहीं खानी है, एक समय जी खाना खाना है, वो सब चलता जी था। फिर नवरात्रे होते थे, जी शिवरात्रि होती थी, रामनवमी होती थी, उस सब पर वैसे ही सब चलता था जैसे आम घरों में चलता है। जी मैं वही सब मेरे भी घर में लेकर आई। लेकिन जी जब मैंने उस संस्था में काम किया, जो मेरी शुरुआती संस्था थी, जी वहां पर जब ऐसी चीजें मैंने सुनी तो क्या हुआ कि वो घर की चीजें भी चलती रही और वो सब चीजें भी चलती रही। जी तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जो चीज ज्यादा पावरफुल जो मुझे लगी, उस जी तरफ उसने मुझे खींच लिया। जी तो आप देखिए कि लगभग 15 वर्ष पहले मैं पुरी गई थी।
और वहाँ उड़ीसा में हमारा एक ऑफिशियल टूर था जी। तो पुरी के मंदिर में जब मैं गई तो जो एक पंडित जी थे उन्होंने कहा कि मेरे बहुत लंबे बाल थे पहले, लेकिन गर्मियों की वजह से और सुविधा की वजह से मैंने कटवा लिए बाल, फिर बड़े हो गए वापस। तो बहुत छोटे इतने बाल थे यहाँ तक, तो फिर मैंने स्कार्फ ऐसे बांधा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप केरल से आई हैं, एक तो मैं वैसे ही सांवली हूँ और मेरे छोटे बाल, तो उनको लगा मैं क्रिश्चियन हूँ। तो वो बोले कि आप केरल से आई हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं। आपका वीडियो ऑन करिए। जी तो जी उन्होंने कहा आप, जी जी। अरे यार, हेलो। उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन हैं। जी। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आपका नाम? तो मैंने कहा अनुपमा। तो बोले हाँ, पूरा नाम? तो हाँ, मैंने कहा अनुपमा तिवारी। हाँ, तो उन्होंने कहा क्या, फिर मैंने कहा कि आपने इतना क्यों पूछा? हाँ। तो बोले कि मैडम यहाँ पे है ना, लिखा है ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश। तो अच्छा। हमने इंदिरा गांधी को भी रोक दिया था क्योंकि उन्होंने पारसी से शादी की थी। अच्छा। तो आप देखिए, जब हम वहां पर गए थे तो भगवान को बुखार चल रहा था। अच्छा। तो पुरी में भगवान को, जगन्नाथ भगवान को 15 दिन बुखार होता है, जी। जिसमें आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। अच्छा। और 15 दिन बाद उनको एक पालकी में लेके पूरे शहर में घुमाया जाता है और फिर लाखों रुपया चढ़ावा आता है। जी। तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि हम तो CLPL ले लेते हैं, हमारी नौकरी में छुट्टियां मिलती हैं, पंडितों को तो छुट्टी मिलती नहीं है। तो जी। वो भी 15 दिन भगवान को बुखार कर देते हैं। जी। तो जी। मंदिर में जब हम गए तो एक पंडित जी हमारे साथ गाइड की तरह लग गए। जी। मैडम ये देखो, ये वो वाले भगवान है, ये वो वाले भगवान है, ये वो वाले भगवान है, छोटे छोटे हाँ, छोटे जो खूब सारे भगवान उन्होंने दिखाए। जी। और मैडम यहाँ पैसे चढ़ाओ, यहाँ पैसे चढ़ाओ। तो हम्म, जब कम पैसे चढ़ाते हैं तो वैसे कहते हैं आगे चलो आगे चलो, ऐसे बुरी तरह से थोड़ा बोलते हैं। हम्म, फिर वो, उन्होंने कहा कि मैडम हम प्रसाद ला दें आपको? तो मैंने कहा हाँ ले आइए आप। तो हम्म, वो प्रसाद लेके आए बहुत थोड़ा सा, तो बोले ये कभी खराब नहीं होगा। हम्म, और वो बहुत थोड़ा सा था। हम्म, और वो 100 रुपए का उन्होंने प्रसाद दिया। हम्म, फिर उन्होंने कहा इसमें तुलसी दल डाल दें क्या? मैंने कहा हम्म, हाँ डाल दो। हम्म, तो उन्होंने कहा इसके 30 रुपए। हम्म, तो मुझे लगा कि कैसे लूटने के लिए बैठे हैं आप, हम्म, और कैसी जगह है जहां पर आप अपमानित करते हैं अगर कोई पैसा बहुत नहीं चढ़ा पाता तो। जी। तो मुझे सम्मान भी तब मिलेगा जब मैं बहुत पैसा चढ़ाऊंगी, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। जी। अगर मैं गरीब हूं तो मुझे वहां कोई सम्मान नहीं है, धुतकार दी जाऊंगी मैं वहां पर, वहां से। जी। जी। ऐसे ही भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है वहां भी लिखा है सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश। जी। और मैं जब हैदराबाद गई तो जी। हैदराबाद के मक्का मस्जिद में हम गए। तो जी। मेरे साथ जो कुलीग थे वो सभी जेंट्स थे और मैं अकेली महिला थी। जी। तो सारे वो लोग तो अंदर चले गए और मैं जब अंदर जाने लगी तो मेरे सामने एक महिला ने हाथ लगा लिया आगे बढ़ाकर। जी। तो मैंने सोचा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे क्यों रोका? तो जी। औरतों को अंदर नहीं जाने दे। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये कैसी जगह है जहां मैं नहीं जा सकती। और जी। आप हर धर्म के मर्म में जाकर देखिए, हर धर्म ये कहता है कण कण में भगवान है, जी। या हम सब ईश्वर की संतान हैं। जी। तो जब हम सब ईश्वर की संतान हैं तो क्या मैं ईश्वर की संतान नहीं हूँ? पुरुष ईश्वर की संतान है, जी। या हिंदू ईश्वर की संतान है, जी। मुस्लिम नहीं है ईश्वर की संतान, या जी। दलित नहीं है ईश्वर की संतान? तो जी। हम कितने ढोंगी हैं। जी। हटाओ इन चीजों को। मुझे मेरे मन में एकदम से ये कहा, और मैंने कहा मेरे लिए ये धर्म नहीं है, जी। मैं त्यागती हूँ इन धर्मों को। मैं जी। कभी इन पे जाकर खड़ी नहीं होंगी। आप जी। देखिए गली गली में जयपुर में बहुत सारे आपको मंदिर दिख जाएंगे, तेजा जी का मंदिर, और उसमें वो सांप से बने हुए चित्र बने होंगे और वहां पे जरूर गेट के पास लिखा होगा स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, जी। कृपया स्त्रियां नहीं आए यहाँ। तो मैं कहती हूँ उनके मंदिर में कोई कौवा ठोंक नहीं मारता, हमारे मंदिर में आने को कौन तैयार है? वो कोई नहीं बैठा मिलता मुझे वहां पर। बस वो ऐसे वो सांप से बने रहेंगे और एक कुछ मजार जैसी कुछ होगी मंदिर चबूतरा सा, बस वही मंदिर है, लेकिन सब स्त्रियां नहीं आएंगी। इस पे हमारा वो है सिक्का। तो ये सारी चीजों ने मुझे लिखने के लिए भी प्रेरित किया और फिर मैंने कुछ चीजें तय की। और लगभग 2010 में एक बार मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि MBBS करने वाले स्टूडेंट्स को बॉडी डोनेशन के लिए नहीं मिलती है, और तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने तय किया कि हम लोग बॉडी डोनेट करते हैं डेथ के बाद में।
और 4 घंटे बाद में बॉडी मेडिकल कॉलेज को चली जाएगी, एनाटॉमी डिपार्टमेंट को। और इन केस हमारी एक्सीडेंट में डेथ होती है तो फिर बॉडी वो नहीं लेंगे, और ऐसे समय में हम लोग आई डोनेशन कर देते हैं। और देखिए कि कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, और हमारा तो जैसा भी जीवन है हम जी चुके, लेकिन जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है वो भी इस दुनिया को देख पाए। और जब मेरी मम्मी ने इसको सुना तो उन्होंने कहा, अरे अगले जन्म में आंखें नहीं मिले फिर। तो मुझे ये लगा, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ अपनी माँ को, लेकिन मुझे लगा कि सूरदास तो इतने समय पहले पैदा हुए थे, अंधे थे कहते हैं, तो क्या सूरदास ने अपने पिछले जन्म में आंखें दान की होंगी? तो मैंने जब पहली संस्था में काम किया तो वहां मैंने सवाल पैदा करना शुरू किया, सवाल खड़े करना शुरू किया, और सबसे ज्यादा अपने से सवाल किए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वो हम दोनों ने किया। और फिर ब्लड डोनेशन के बारे में आप देखिए कि कई जगह पर ऐसे भी सुनाई देता कि अगर कोई लड़का किसी का बीमार है या पुरुष किसी घर का बीमार है तो उसको ब्लड दे दिया जाएगा, लेकिन अगर महिला बीमार है तो सोचते हैं ये तो ऐसे ठीक हो जाएगी, है ना, इसको खून की क्या जरूरत है, तो ठीक हो जाएगी ऐसे ही। तो औरतों को ब्लड नहीं मिलता है। तो भाई ये क्या है कि ब्लड तो किसी को भी जरूरत हो सकती है। आप देखिए कि जिनको बच्चों को थैलीसीमिया होता है, जिनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जो महिलाएं एनीमिक होती हैं, जिनके ऑपरेशन होते हैं, जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको खून की कितनी जरूरत है। और हमारे देश की यदि बात करें तो 5 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत है हर साल, और उसमें हम 80 लाख यूनिट ही ब्लड जुटा पाते हैं वॉलंटरी। तो फिर मैंने 2009 से 18 तक 10 बार ब्लड डोनेट किया। और अभी देखिए कि कितना प्लाज्मा मांगा जा रहा है, ब्लड डोनेशन की अपील की जा रही है, अभी भी लोग डर रहे हैं, कैसी बात है। तो उसके बाद में अभी अभी मैंने फिर कोशिश की, पहले मैंने 10 बार सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अरे और अगर कर सकती हूँ तो करूँ ना, क्या है, क्या की सीमा तो मैंने ही बांधी नहीं कि 10 बार करना है मुझे। लेकिन फिर वो 11वीं बार जब पिछले महीने करने गई निवाई में तो मेरा 11.2 ही निकला, तो मैं नहीं दे पाई। तो वो 10 बार किया। और एक बार मैं टॉक में जब थी तो घीसाराम जी जो सीकर के पास के हुए हैं एक प्रोफेसर, वो बहुत ही गरीब घर से थे, और वो हर बार उनको लगता था शायद वो अगले साल नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हर साल कहीं ना कहीं से एग्जाम हो जाता और वो पढ़े, और फिर वो प्रोफेसर बने अमेरिका में, और 6 करोड़ रुपया उन्होंने गरीब बच्चियों की शिक्षा और उनके शादी में खर्च किया। और अमेरिका से आते और सारा पैसा खर्च कर जाते, फिर जाते, फिर आते, फिर सारा खर्च कर जाते, ऐसे। तो उनको जब मैं पढ़ रही थी, इसका ये जो लेख था उनके बारे में अनौपचारिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो जयपुर से प्रकाशित होती है। और मैं सुबह जब छत पर पढ़ रही थी तो मुझे लगा, अरे कितनी सुंदर बात है, मैं भी कुछ करती हूँ। तो मेरे हमारा जो DI इंस्टीट्यूट है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का, वो लॉन्च हुआ था 2011 में। तो हम लोगों ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भी बुलवाया, और हमने ये कहा कि मैम बच्चों को यूनिफॉर्म में भेजिए प्लीज, जिससे बच्चे 2 घंटे भी इधर उधर हो गए तो माता पिता को चिंता होगी नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे मैडम आपको तो पता है ना, कई बच्चे तो इतने गरीब घरों से आते हैं कि वो एक जोड़ी कपड़ा ही घर में पहनते हैं, वही स्कूल में पहन के आ जाते हैं। और अगर हम ज्यादा डांटे कि तुम यूनिफॉर्म पहन के आना, तो फिर वो आते नहीं है कुछ दिन। मुझे लगा कि अरे घीसाराम जी ने इतना किया, मैं बहुत छोटा सा करूं क्या। तो मैं स्कूल और लंच में मैम से मैंने कहा, मैम कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास यूनिफॉर्म, आप कह रहे थे ना यहाँ पे कुछ बच्चों के पास नहीं है, बहुत गरीब घरों से बच्चे आते हैं। तो मैं 3 बच्चों को अपने साथ लेकर गई। मैंने कहा इस रंग का पसंद कर लो, यूनिफॉर्म के पसंद का, यूनिफॉर्म के रंग का पसंद कर लो कपड़ा। तो उन्होंने पसंद किया, 2 बच्चियां और 1 बच्चा मेरे साथ गए। और फिर मैंने मैम को कुछ पैसे दिए कि मैम जब बच्चे ये कहते हैं उनके कपड़े सिल गए तो आप उनको ये पैसे दे देना, बच्चे कपड़े ले आएंगे। वहां से मैंने फिर मुझे लगा कि कितने सारे लोगों के पास बहुत कम कपड़े होते हैं, और इसलिए मैं अपने जीवन में बहुत मितव्ययी हूँ। एक रुमाल खरीदती हूँ 5 साल चलता है, एक पेन खरीदती हूँ सोचती हूँ कि ये रिफिल मिल जाए तो अच्छा है। तो हालांकि दुकानदार का ये कहते हैं कि रिफिल भी मैम 5 रुपए की, 2 रुपए की है, और पेन भी 2 रुपए का, ये छोटा वाला, तो आप पेन ही ले लो। फिर मैंने कहा नहीं भैया, रिफिल चाहिए, ये पेन काम में लेना है।
जी। तो ये यूज एंड थ्रो जो आया है हमारी संस्कृति में, आता जा रहा है, घुसता जा रहा है, कि उस सब का हमारे कचरे के रिश्तों पे ढेर भी बढ़ते कितना जा फर्क रहे हैं। पड़ रहा जी। है। कि आपसे मेरा काम निकला और खत्म, फेंको। तो ये यूज एंड थ्रो जो चीजों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे इंसानी व्यवहारों में भी आ रहा है। हम कर रहे हैं, हमारे हमारे बहुत सारे रिश्तों में ऐसा आ गया। आज कोई काम का नहीं है तो आज माता पिता बहुत काम के नहीं रहते, तो वो भी कई बार बोझ लगने लग जाते हैं। जी। तो फिर मैंने ऐसे 100 बच्चों को यूनिफॉर्म स्वेटर्स अपने तरफ से दिए, और हर बार सर्दियों में भी जाके स्वेटर कुछ खरीदती और देती। और फिर जब मैं एक्शन एड में काम कर रही थी, तो उसके कुछ होम में काम कर रही थी, जो डिप्राइव्ड बच्चे वहां रहते थे, शॉर्ट स्टे होम था। जी। तो ऐसे ही बहुत सारे, सेंट्रल जेल है या शक्ति स्तंभ है या महिला सदन है जहाँ पे महिलाएं बंद रहती हैं, किशोर गृह हैं, बहुत सारी जगह पर बजट होने के बावजूद भी किताबें नहीं खरीदी जाती। जी। तो फिर मैंने 1000 किताबें खरीदने का तय किया, जी। और 1000 किताबें फिर मैंने वहां पर 10 जगह पर दी। और तो 1000 वाला भी मेरा काम हो गया एक तरह से अभी जी। 2018 में। फिर मैंने सोचा कि एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, जी। जिसमें ये था कि 3 में से 1 व्यक्ति भूखा सोता। अभी कल भी मेरा बेटा कुछ डेटा बता रहा था कि जी। कितने लोग कितने लोग भूखे सोते हैं। जी। शायद वो डेटा और बढ़ गया है अभी। जी। तो पर मैंने जब ये तय किया, तब तो ये था कि 3 में से 1 व्यक्ति दुनिया में भूखा सोता है। तब मुझे लगा कि शायद मेरी औकात बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। जी। लेकिन लेकिन जब कई बार हम जाके ऑफिस की तरफ से कहीं जाते हैं, होटल में रुकते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो लगता है अरे क्या मैं सच में इतना अच्छा खाना खाने के लायक हूँ क्या? जी। इतना तो अच्छा नहीं कर रही मैं कि मुझे इतना सारा मिलना चाहिए कि प्लेट भर जाए, फिर भी कुछ चीजें छूट जाएं। इतना सारे की क्या जरूरत है, 3-4 चीजें ही बहुत है। तो फिर मुझे लगा कि मैं खाने का कुछ पैसा डोनेट करूं। तो ऐसे करके मैंने सोचा मैं 10,000 डाइट का पैसा डोनेट करूंगी। जी। तो वो अभी 5,600 से ज्यादा डाइट का पैसा डोनेट कर चुकी हूँ। जी। तो और फिर मैंने 1 लाख पेड़ लगाने का सोचा, तो अभी जी। 15,230 पेड़ लगाए। जी। तो इस तरह से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये मैंने तय किया। और ये मैं सोचती हूँ कि अभी तो मैं नौकरी करती हूँ और 5 साल बाद रिटायर हो जाऊंगी। जी। तो अब एक वाला काम तो बच्चे ही करेंगे जब हम नहीं रहेंगे, जी। लेकिन 10,000 और लाख वाला मेरे हाथ से जितना हो जाए उतना अच्छा। तो बाकायदा छुट्टी लेती हूँ पेड़ों के लिए, भागती हूँ, टोंक जाती हूँ जयपुर से, वहां पिकअप करती हूँ, लड़कों को लेती हूँ कि जिससे वो पौधे जल्दी जल्दी रख सकें, क्योंकि 9 बजे नर्सरी खुलेगी, 1 बजे स्कूल बंद हो जाएगा। जी। तो रात को 9-10 बजे तक पिकअप में पेड़ लेकर मैं जगह जगह स्कूलों में पेड़ उतारती हुई जाती हूँ, और जहाँ दिन में पहुंचती हूँ तो वहां पेड़ अपने हाथ से लगाती हूँ। जी। तो मैंने बस यही सोचा कि मेरा तो यही धर्म है भाई। जी। और जब मेरे विचार कुछ ऐसे बनने लगे, तो वही सब मेरे लेखन में भी आने लगे, वो कहानियां हैं, कविताएं। और मुझे लगता है कि अगर मैं शायद कोई बैंक में काम करती जी। या किसी ऑफिस में काम करती, तो शायद मुझे वो मौका नहीं मिलता। या जी। अगर मैं कोई घरेलू महिला होती, तो शायद मुझे वो मौका नहीं मिलता कि कि लोग किस किस तरह से जी रहे हैं। जी। और आप देख, आपको आपकी आंखें खुल जाती हैं, अरे ये लोग कैसे जी रहे हैं। और आपको लगता है आप कुछ करो, कुछ तो करो, कुछ तो जी। कर ही सकते हैं, बहुत नहीं कर पाएंगे, बहुत थोड़ा तो कर पाएंगे। जी। तो वही सब मेरे कहानियों और कविताओं में भी आए। जी। तो अभी फिर 2 कविता संग्रह मेरे प्रकाशित हुए और 1 कहानी संग्रह। जी। और ऐसे नाम ही क्या कुछ क्या है सामाजिक। उनके? जी, पहला कविता संग्रह है ये आईना भीगता है, ये उसमें उल्टा दिखाई देगा। आईना ये भीगता है। 2000, आईना भीगता है, जी। ये 2011 में प्रकाशित हुआ था, जी। बोधि प्रकाशन जयपुर से। और जी। यह है भरोसा अभी बचा है। अच्छा। ये प्रकाशित हुआ था बोधि प्रकाशन से, लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी ने इसे चयनित किया था। अच्छा। और ये एक कहानी संग्रह है, भूरी आंखें घुंघराले बाल। वाह। तो ये अभी 2020 में शिवना प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित हुआ। जी। तो मेरी कहानी कविताओं में भी सब वही है। जी। और पहले तो मुझे लगता था कि शायद मैं प्रेम कविताएं नहीं लिख पाऊंगी, जी। लेकिन फिर वो भी लिख पाई। जी। और लेकिन बहुत सारी लेखन में जी। मेरे समाज से सवाल होते हैं। जी। और मैंने लगभग 25 वर्ष पहले बीजीएमसी किया था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस साल में एमजीएमसी किया है मैंने। अच्छा। तो
एक अंदर पता नहीं कौन कौन बैठा है। एक पत्रकार बैठा है, एक लेखक बैठा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता बैठा है, एक माँ बैठी है, एक एक और इन सबसे बढ़कर शायद कोशिश करती हूँ कि एक और बेहतर इंसान कैसे बन पाऊंगे, कैसे थोड़ा सा और ज्यादा कर पाऊँ। और मैं वैसे धार्मिक स्थानों या उस पर तो बहुत विश्वास नहीं करती, लेकिन शायद लगता है कि कुछ परिस्थितियां, कुछ प्रकृति या ईश्वर, मुझे नहीं पता कौन ऐसी ताकत है जिसने मुझे तो इतना दिया है। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिन्होंने इतनी मेरे लिए अनुकूल स्थितियां हैं कि मैं पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुई तो उन्होंने पढ़ा दिया। आज बहुत सारी बच्चियां तो पढ़ नहीं पाई ना जी। ऐसे आदमी से शादी हो गई जिसने कभी हिसाब नहीं मांगा तनख्वाह का, है ना, और मेरे पूरे हाथ पैर दिए, है ना। मेरे यदि कईयों की तो आंखों में रोशनी नहीं है, कईयों के पैर नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिला है। आंख है, नाक है, हाथ पैर सब कुछ है ना। और मैं सोच सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। तो अब तो मेरे पास तो कितना कुछ है, कितनी धनी हूँ मैं। और मुझे लगता है कि मुझे इस सबको काम में लेना चाहिए, और ये कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो अभी तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो मेरा फूड वाला डोनेशन का है या पेड़ लगाने वाला है वो 5 साल में पूरा हो जाए, पर बाकी बहुत मुश्किल लगता है कैसे होगा। जब मैंने 12 साल में 15,000 पेड़ लगाए तो मैं 5 साल में 85,000 कैसे लगाऊंगी। तो बड़ी चुनौती तो है, लेकिन बस यही है कि कितना हो पाता है। लेकिन मुझे मेरे जीवन का ये संकल्प है कि मैं रहूंगी तो मैं रिटायरमेंट के बाद में भी लगाऊंगी, और नहीं तो फिर रिटायरमेंट के बाद में एक नया जीवन शुरू होगा। और मुझे लगता है पता नहीं मैं क्या क्या करूंगी। और जब खाने की बात आती है तो कई बार लगता है कि शायद मैं रोटी मांगूंगी, और रोटी बैंक कोई कुछ लोग मिलके बनाएंगे और हम कोई भूखा नहीं सोए, कुछ तो करेंगे यार। मैं तो बहुत बहुत गिल्टी होगा, बहुत मतलब बैठ नहीं सकते। जब आप चालू हो जाते हैं तो आप बैठ नहीं सकते। जब आप वो दुनिया देख लेते हैं तो अब आप दुनिया बंद नहीं कर सकते, अब तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। चल निकले ना अब तो आप, तो आप रुक नहीं सकते हो। तो वही सब लगता है कि आगे चलेगा। जी, तो बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें बताई और हमारे दर्शकों को ये चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई हो सकता है आपकी मदद करने के लिए आगे भी आए। आज आपने वक्त निकाला और चोखी बात में हमारा साथ बातचीत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बस मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ जी हिमांशु जी, एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि अभी जब मैं पेड़ बहुत बड़े स्तर पर लगाने लगी तो मुझे कई लोगों ने कहा कि, और पिछली बार तो मैंने उधार पैसे लेके पौधे लगाए, तो जिनसे उधार लिए 5,000 रुपए, और बाकी तो अलग अलग जगह से लिए थे, पर जिनसे 5,000 लिए थे उन्होंने कहा कि अरे ये देने की जरूरत नहीं थी, आप मेरी तरफ से सोच लेना। पर ये तो मैंने सोचा है ना, और मेरी ऑफिस की तरफ से भी ऑफर आया कि अनुपमा जी आप एक बजट बना के दे दें तो यहाँ से फिलॉन्थ्रॉपी वाला जो हमारा सेल है उसमें कर सकते हैं। पर ये तो मैंने तय किया हुआ ना, तो ये तो मैं अपनी तरफ से करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, एक हमारे स्टेट हेड थे उन्होंने भी कहा, तो ये मैं कर लूं फिर मैं और आपकी मदद से करूंगी। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। जी शुक्रिया।